MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के जिसे बोल सकते हैं फ्यूचर किंग या प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अमेरिका को खुश रहने नहीं दे रही या अमेरिका को खुश करने लायक नहीं है। अमेरिका नाराज है, खासा नाराज है। उन्होंने अभी ओपेक से बोला था कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाइए और एमपीएस ने साफ मना कर दिया और खुद खुद मना करने के साथ साथ ओपेक को भड़का भी दिया कि भैया कम मत करना। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका जय हिंद। हमारे show में। डॉक्टर साहब एक एक अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू या जिसे बोलिए कि गल्फ एरिया में अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था ये सऊदी। यहाँ तक कि ट्रंप ने बोला था कि सऊदी की जो गवर्नमेंट है वो एक दिन सऊदी का राजा एक दिन राजा नहीं रह सकता हमारे बिना। आज ये सडनली राजा या सऊदी रॉयल फैमिली में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि अब अमेरिका को आंखें दिखाने लगे? रोहित भाई, उसका कारण है कि जो चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है वो एपरेंट है। और जब हमको और आपको नजर आ रहा है तो जो लोग उसके भागीदार हैं, जो लोग उस जहाज में बैठे हैं, जो जहाज अपने रास्ते बदलता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में उनको हमसे ज्यादा समझ में आता है। और मैं ये कहूंगा कि ये अमेरिका की गलतियां हैं एक्चुअली, जिसकी वजह से ये हालात बने हैं। क्योंकि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में डील क्या थी। डील ये थी कि हम आपको सस्ता तेल देंगे, हम आपके डॉलर में ही तेल बेचा करेंगे, बदले में आप स्टेबिलिटी दोगे और हमको सुरक्षा दोगे। क्या दोनों चीजें मिली? न रीजन में स्टेबिलिटी मिल पाई, ना सऊदी अरब को स्टेबिलिटी मिल पाई, ना सऊदी अरब को सुरक्षा मिल पाई। आप ये देखिए कि ये जो अमेरिका की डाउनफॉल कहें आप जिसको, या मैं कहूंगा कि रशिया का राइज इन मिडिल ईस्ट। क्योंकि रशिया को आप देखिए, रशिया जब टूटा, यूएसएसआर जब क्रम्बल हुआ, उसके बाद रशिया की कोई स्टेक नहीं बचे थे मिडिल ईस्ट में, जिसको हम जो बेसिकली वेस्टर्न, हमारे लिए तो वो वेस्टर्न एशिया है, वेस्ट एशिया में कोई भी स्टेक्स नहीं बचे थे। सारे पिलर्स लगभग लगभग धराशाही हो चुके थे। लेकिन आज के समय आप देखिए तो रशिया की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग दिखती है बनिस्बत अमेरिका के। और ये कहानी कहां से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है सद्दाम हुसैन से। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस के 3 पिलर हुआ करते थे, यूएसएसआर के भी और रशिया के, ये 3 पिलर्स थे। सबसे बड़ा पिलर जो था मिडिल ईस्ट में वो हुआ करते थे सद्दाम हुसैन, उसके बाद थे मोहम्मद गद्दाफी लीबिया के, और तीसरे थे बशर अल असद सीरिया वाले। तो जब इराक पर इन्वेजन हुई, जब अमेरिका ने हमला किया, तो रशिया ने वीटो उपयोग किया था सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उसको यूएन का अप्रूवल नहीं था, लेकिन अमेरिका ने, चूंकि वो सिंगल हेजेमन था दुनिया में, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था उस जमाने में, तो उन्होंने अपनी दादागिरी करते हुए इराक पर हमला किया। और रशिया केवल चिल्लाता रह गया, कर कुछ नहीं पाया। और ना करने की वजह से ये हुआ कि एक जो बड़ा स्तंभ था रूस का, वो भड़बड़ा कर गिर गया, जो कि इराक है। अब आप उसकी बात पर आइए कि अमेरिका ने क्या क्या बातें की थी कि वहां इराक को प्रॉस्परस कर देंगे, इराक में ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट होगा, इराक में डेमोक्रेसी आएगी, रीजन में स्टेबिलिटी आएगी। इनमें से एक भी चीज आई क्या? क्योंकि जो चीज इराक में होगी, जो चीज सीरिया में होगी, जो चीज लेबनान में होगी, जो चीज इसराइल में होगी, उसका कहीं ना कहीं रिपरकशंस और प्रभाव तो सऊदी अरब और यूएई पर भी आना निश्चित है। तो आप ये देखिए कि जब अमेरिका ने जो गलतियां करी इराक में, उसकी वजह से तो रशिया का एक पिलर भी गिरा और उस पूरे के पूरे रीजन में इनस्टेबिलिटी लगा गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि मोहम्मद गद्दाफी के ऊपर हुआ जो हमला हुआ, नेटो के वॉरशिप्स ने हमला किया, उसके बाद लोगों ने उसको कुत्ते की तरह पकड़ पकड़ के मारा। वो वीडियो सबने देखे हैं किस प्रकार से गद्दाफी को मारा गया। तो गद्दाफी क्या था? वो भी प्रो रशिया था। उस समय भी रशिया कुछ नहीं कर पाया। तो पुतिन ने एक बात समझ ली थी कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, आप चुपचाप बैठ नहीं सकते इस ग्लोबल ऑर्डर में। यदि आपको अपने स्टेक संभालने हैं, अपने अलाइज को जिंदा रखना है, तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड भी भेजना होंगे। और जब आप बूट्स ऑन ग्राउंड भेजोगे, तभी जाकर अपने हितों को वहां सिद्ध कर पाओगे मिडिल ईस्ट में। तो ये स्टार्टिंग होती है सीरिया से, जहां रशिया ने अपनी ट्रूप्स भेजी। और आप ये भी देखिए ना कि
अमेरिका ने जो इराक का हमला किया, उसमें तो बिल्कुल पूरे मिडिल ईस्ट और आधी दुनिया को डिस्टेबल कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि जिस प्रकार से रेजिम चेंज किया, जिस प्रकार का वहां पर एक स्ट्रक्चर था, उसको क्रम्बल किया, उसके बाद आईसिस वहां पर आया। अब तो ये बात का एविडेंसेस है साफ साफ कि आईसिस में ज्यादातर जो फाइटर्स थे वो लोग थे जो सद्दाम हुसैन की पूर्व सेना में हुआ करते थे। जब उनको वहां की नूर अल मलिकी की जो गवर्नमेंट बनाई, जो अमेरिका की पिट्टू गवर्नमेंट थी, उसने जो जिस प्रकार से सेक्रेटेरियल लाइंस के ऊपर लोगों में डिफरेंशिएट करना शुरू किया, और जो उस रेजिम के जो लोग थे, इंक्लूडिंग फौज के लोग थे, उनको बिल्कुल पराया कर दिया अपने ही देश में, तो वो गलत रास्ते पे गए। और उसकी वजह से जो आईसिस जैसा दानव पैदा हुआ, उसने कितनी निर्दोष जानें ली, उसने कहां कहां नुकसान नहीं किया इंसानियत को, कहां कहां आतंकवाद उसकी वजह से नहीं फैला। फिर आप देखिए, आपने सीरिया के अंदर कोशिश की रेजिम चेंज करने की, वहां रशिया ने आके अपना, अब ये जो रशिया था ना, ये सीख चुका था, ये गद्दाफी से सीखा था, ये सीखा था इराक से कि बिना अपने फोर्सेस को भेजे आप कुछ नहीं कर पाओ। जब पुतिन ने अपनी फोर्सेस वहां पर उतारी, तब जाके वहां पर बशर जो थे वो स्टेबलाइज हो गए। एक वक्त वो आया था कि बशर के पास एक चौथाई देश था, ऑलमोस्ट तीन चौथाई के ऊपर रिबेल्स का या आइसिस जैसे एलिमेंट्स का कब्जा था। आज लगभग लगभग सीरिया को उन्होंने स्टेबल कर दिया है पुतिन ने। तो अब सीरिया को आप देख लीजिए, उसका अलाइनमेंट कहां पर है। अब मैं आपको रीजन थोड़ा गिनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा सऊदी अरब जो कर रहा है, हिम्मत कहां से आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। आप चलिए सीरिया, सीरिया में सरकार जो बैठी है वो पुतिन के बिना क्या रुक सकती है? आज के समय नहीं चल सकती। आप सीरिया के बाद आए, ईरान की पट्टी आती है। ईरान वाले बेल्ट पे इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं, इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं कि ईरान ऑलरेडी हॉस्टाइल चल रहा है अमेरिका के, तो उसके पास कोई इलाज नहीं है इसके अलावा कि वो रूस के साथ अलाइन कर दे। और अब तो ये हो रहा है कि रूस उसका बेसिकली जेसीपोआ में भी सपोर्ट करता है और उसका हथियार भी खरीद रहा है। यूक्रेन में जो ड्रोन चल रहे हैं, यूक्रेन भी खुद कह रहा है, सभी कह रहे हैं ये बात कि वो ईरानी ड्रोन थे जिनका उपयोग अमेरिका कर रहा है। तो एक ईरान आ गया। फिर अब बहुत महत्वपूर्ण देश आता है इजराइल। अब आप ये बोलेंगे मुझसे कि इजराइल तो यूएस का अलाय है। भाई साहब, इजराइल यूएस का अलाय है, लेकिन इजराइल की खुद की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि वो रूस का साथ दे। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी वोटिंग हो रही है, इजराइल मुंह नहीं खोलता है पुतिन के खिलाफ। वो यूक्रेन की भी बात करता है, सारी बात करता है, लेकिन एक तरह से वो एक दरमियाना रवैया रखता है। वो बिल्कुल नॉन अलाइंड चल बन के बैठा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि सीरिया में जो ईरान समर्थित नॉन स्टेट एक्टर्स है, मैं इस ईरानी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जो ईरान समर्थित नॉन स्टेट प्लेयर्स बैठे हैं सीरिया में, जो इसराइल के लिए खतरा है, इसराइल उनको निपटाता है। क्या वो संभव है बिना रूस के, बिना इजाजत के? तो रूस उसको इजाजत देता है। वो क्या कहता है उसको कि ठीक है, हम आंखें बंद करके बैठे हैं, आप ये नॉन स्टेट प्लेयर्स जिससे तुमको खतरा है उसके साथ जो करना है वो कर लो। लेकिन फिर जब वोटिंग की बात आएगी तो इसराइल क्या करेगा? क्या वो अमेरिका का साथ दे पाएगा? नहीं दे पाता है, क्योंकि इसराइल के लिए भी जरूरी है कि रूस के साथ वहां पर रहा जाए। फिर उसके बाद आप देखिए आता है इराक। इराक में आपको बता दी पूरी कहानी। लेकिन इराक में एक और चीज है कि लगभग साल सवा साल पहले वहां की पार्लियामेंट ने बिल पास किया कि अमेरिकन फोर्सेस जो हमारे देश में हैं उनको देश से निकाल दिया जाए। तब भी 2,500-3,000 अमेरिकी सैनिक आज भी जबरदस्ती बैठे हैं। तो वहां हॉस्टिलिटीज अलग है उनके साथ। आओ आप लीबिया में, लीबिया की स्थिति अलग है दूसरी। लीबिया में यूएई और रशिया एक हो जाते हैं जाकर। वो क्यों हो जाते हैं? उसका कारण है, वहां पर एक वॉरलॉर्ड है खलीफा हफ्तार। वो खलीफा हफ्तार जो है, ये इसको समर्थन दे रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और रशिया। और रशिया के वैगनर ग्रुप भी वहां पर, एक तरह की पुतिन की जो प्राइवेट आर्मी है वो भी वहां कहीं ना कहीं बैठी हुई है। तो वहां दोनों के अलाइनमेंट मिलते हैं, तो फिर वहां पर जाकर रशिया और यूएई दोनों साथ हो जाते हैं। फिर आपके व्यूवर्स को एक बात कहूंगा कि यदि दुबई में आपका कोई दोस्त हो जो किसी बड़ा पदाधिकारी हो, किसी बैंक में बड़ी पोस्ट पर हो, तो उससे पूछना कि दुबई और यूएई में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां से आता है।
तो वो आपको बताएगा वो रशिया से आता है। तो रशिया से यूएई में खूब सारा निवेश भी आता है। लीबिया के अंदर जो है वो दोनों के अलाइनमेंट एक होते हैं। जो यूएन की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जंग लड़ रहा है खलीफा हफ्तार, वो खलीफा हफ्तार का समर्थन कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और रशिया। अब आपको ये पूछ सकते हैं कि यूएई को वहां लीबिया से क्या मतलब ये है कि यूएई जो है वो जो ट्रांसपोर्ट होता है शिप से उसका सबसे बड़ा हब है इस रीजन में। मतलब कि यदि अफ्रीका से कोई माल जाना है यूरोप तो वो वाया यूजुअली जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पोर्ट के, और यूरोप से कुछ जाता है तो वो जाता है यूएई के। तो ऐसे में जो लीबिया की पोजीशन बनती है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक होती है, तो यूएई चाहता है कि उसकी समर्थन की गवर्नमेंट बैठी रहे। और रशिया वहां पर इसलिए खलीफा हफ्ता का समर्थन कर रहा है क्योंकि जो वर्तमान में सरकार बैठी है वो प्रो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका और नेटो ने ही तो गद्दाफी को हटाया, मरवाया, और उसके बाद जो सरकार बिठाई तो उसके खिलाफ अपने पसंद के व्यक्ति को चाहता है रशिया, और यूएई भी उसमें साथ दे रहा है। तो अब आप ये देखिए कि यूएई किसका समर्थन करता है, जब वोटिंग की बात आती है तो एब्सटेन कर देता है, रूस के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाता, कभी कुछ नहीं बोलता वो। सऊदी अरब की आप बात करें तो सऊदी अरब को चाहिए थी स्टेबिलिटी, सऊदी अरब को चाहिए था प्रोटेक्शन। भाई साहेब अरामको के ऊपर, सऊदी अरामको की उस फैक्ट्री के ऊपर हमला होता है जो 50% उनका तेल प्रोड्यूस करती थी, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। यमन में सऊदी अरब जंग हार रहा है, सऊदी अरब कुछ नहीं कर पाता, तो यूएसए कुछ नहीं कर पाता। तो आप ये बताइए कि यूएस का फिर इंपॉर्टेंस सऊदी अरब के लिए क्यों रहेगा। और सऊदी अरब ने एक बात ये भी देख ली कि अच्छा, जब सीरिया में जरूरत पड़ी तो कौन आया बीच में, वो रूस आया। अभी बीच में जो सेंट्रल एशिया में कलर रिवॉल्यूशंस लाने की कोशिश की गई थी, वहां अपने समर्थक रेजिम्स को बचाने कौन आया, वो रशिया आए। जब बैलिस्टिक मिसाइल की बात चलती है तो भी वो कौन कौन सपोर्ट देता है, वो डोंगफुंग मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का, जो कि चाइनीज मिसाइल है उनका प्रोग्राम है सऊदी अरब जो चला रहा है पूरा की पूरा, वो यूएस का नहीं है। तो सऊदी अरब ये समझ रहा है कि अब यहाँ जो है ना, ये एक ही जहाज नहीं है जिसमें हम तैर सकते हैं बैठकर, यहाँ मल्टीपल जहाज है। एक जहाज हिंदुस्तान का भी है जिससे हम, सऊदी अरब जो है वो बहुत नजदीकी मिलिट्री रिलेशंस रखता है। एक जहाज चीन का भी है जिसके साथ वो व्यापारी संबंध तो रखता है, और साथ में वो डोंगफुंग सीरीज की मिसाइल भी बनाता है। एक जहाज जो है वो रूस का भी है जिसपे वो निर्भर कर सकता है बहुत कुछ। और आप ये बताइए, सऊदी अरब का सोचना भी गलत नहीं है। जमाल खशोगी के मामले में जब नाम आता है मोहम्मद बिन सलमान का तो अमेरिका इतना हल्ला करता है ह्यूमन राइट्स के नाम पे। आपने तो ह्यूमन राइट्स का तो बिल्कुल खाल उतार दी थी अफगानिस्तान में, इराक में, अबू गरीब प्रिजन में। तो आपने जहां हजारों लाखों लोगों को मरवा दिया, आप एक व्यक्ति के नाम पर नंगा नाच कर रहे हो ह्यूमन राइट्स का। तो ये सब चीजें जो हैं, फिर आप ये भी देखिए ना, इन्होंने ये भी देख लिया मिडिल ईस्ट के स्टेट्स से, विशेषकर मैं बोलता हूँ सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, उन्होंने ये देख लिया कि अमेरिका क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन वो सैंक्शंस जो है वो वेस्ट के ऊपर बैकफायर करते हैं। रशिया पे आपने सैंक्शन लगाया, वो वेस्ट के ऊपर जो है उनकी इकोनॉमी को खत्म कर रहा है। अब अगर आप सोचिए रशिया के ऊपर सैंक्शन के साथ में ओपेक कंट्रीज पे भी आप सैंक्शन लगा दोगे, तो क्या दुनिया में तेल बंदी कर दोगे, और तेल बंदी के बिना क्या दुनिया चल पाएगी। तो वो ये समझते हैं कि अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा मुझे भी साफ इसलिए दिखता है ये बात, क्योंकि जो मिक्स सिग्नल्स अमेरिका से आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम सऊदी को रिग्रेट करना पड़ेगा और सऊदी के खिलाफ एक्शन ली जाएगी, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि कब ली जाएगी, किस प्रकार की ली जाएगी। आपने तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस का स्तर जो था वो भी कम नहीं किया। आप कहते हो कि हथियार बंद कर देंगे देना, तो भाई आप हथियार अगर देना बंद कर दोगे सऊदी अरब को तो वो रशिया दे देगा, वो फ्रांस दे देगा। ऑलरेडी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो फ्रांस से हथियार लेना शुरू कर चुका है। हो सकता है कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया की, वो भी सऊदी अरब भी ले, और हो सकता है यूएई भी ले। तो हथियार बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, और हथियार बेचने से तो फाइनली आप पैसा कमाते हो ना। सऊदी आपका नंबर 1 इंपोर्टर है, तो क्या आप
आपकी कमाई सबसे ज्यादा होती है हथियार बेचकर, और जो आपका सबसे बड़ा ग्राहक है क्या उसको हथियार देना छोड़ दोगे? आप वो भी नहीं कर सकते। तो इनके पास विकल्प ज्यादा नहीं है। एक विकल्प हो सकता है जो मुझे लगता है, वो है सऊदी अरब में सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन इतना आसान है क्या? एक व्यक्ति की। एमपी पूरा कंट्रोल नहीं कर रखा है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, एमबीएस भी समझ रहे होंगे इस चीज को कि उसके ऊपर भी रिस्क है बहुत सारी, लेकिन यही हो सकता है कि घर ही घर के अंदर किसी और को बिठा दिया जाए रॉयल फैमिली में से। ये एक चीज हो सकती है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। और एमबीएस की चीज समझते हो गए भली भांति, क्योंकि आप देखिए कि जिस आदमी को आपने ये बताया कि ये जो है ये प्रोग्रेसिव है, ये परिवर्तनशील व्यक्ति है, तो वो परिवर्तनशील व्यक्ति है तो सभी तरफ परिवर्तन कर रहा है, फिर वो आप में भी परिवर्तन कर रहा है। हाँ, एक और चीज बताना भूल गया, मिडिल ईस्ट का एक और प्लेयर टर्की। टर्की को देखें तो टर्की भी रशिया पे डिपेंड करता है। कैसे करता है कि सीरिया, अब सीरिया जब अनस्टेबल है, और सीरिया में एक तरह का सीरिया का पूरा के पूरा कंट्रोल जो है वो रशिया और पुतिन साहब के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, तो वहां से जो इन्फ्लक्स होता है रेफ्यूजीज का टर्की में, वो टर्की को परेशान करता है। तो रशिया के पास एक चीज है, एक नस ऐसी है टर्की की भी कि दबा सकता है टाइम बढ़ने पर कि टर्की साहब आप किसका समर्थन करोगे, तो टर्की को कहना पड़ता है कि हम यूएस के साथ नहीं है, हम तो आपके साथ हैं। तो एक तरफ से उसकी भी बाहा मरोड़ता है। कहीं ना कहीं टर्की को भी ये लगता है कि यूरोपियन यूनियन जो है, और यूरोप के देश, उनसे उसकी बहुत से नहीं बनती, तो वहां रशिया का समर्थन ले लेता है। तो ये जो है ना, ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और जो ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है वही शक्ति दे रहा है सऊदी अरब और यूएई को कि अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात नहीं कर रहे, बल्कि डांट भी रहे हैं। और ये, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती नहीं है, थोड़ा आप रिसर्च करो उस चीज पर तो मालूम पड़ेगा। अभी आज से कुछ दिनों पहले अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को और एमबीएस को एक प्रस्ताव दिया गया था। वो प्रस्ताव ये था कि आप ऑयल का प्रोडक्शन कम अभी मत करो, 1 महीने बाद कर लेना। 1 महीने बाद इसलिए कर ले क्योंकि वहां अमेरिका में मध्यावर्ती चुनाव है। तो ये जो पूरा जो गेम चल रहा है ना, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है अमेरिका की, उसकी वजह से वो कर रहे हैं। उनको प्राइस से और तेल से कुछ लेना देना नहीं है। और फिर आप ये बताइए रोहित भाई, अगर यही बात है, जो अगर ये बात सच है, जो बात आती है कि उन्होंने कहा था कि आप तेल 1 महीने के बाद प्रोडक्शन कम करना, तो क्या ये अमेरिका की चुनाव में ओपेक से इंटरवेंशन नहीं करवा रहे, इंटरफेरेंस नहीं करवा रहे कि आप टेम्परेली कीमत कम कर दो, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे? तो आप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो ये इल्जाम लगाते थे कि वो ने रशिया की मदद ली, तो क्या आप ओपेक से मदद नहीं चाह रहे हो, खुल के मदद नहीं चाह रहे हो? तो ये सब चीजें जो है ना, इसको भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि दुनिया में हो क्या रहा है। और अभी शायद आजकल की बात है, एडम स्मिथ एक बड़े लीडर हैं डेमोक्रेट्स के, डेमोक्रेट पार्टी के, जो बाइडेन की पार्टी के, उन्होंने भी ये बात कही कि सऊदी अरब के साथ और भी गलतियां नहीं करे बाइडेन, पहले ही बहुत सारी कर रही है। तो अमेरिका के बारे में मैं यही कहूंगा कि अमेरिका इज अ शिप विच इज टू बिग टू फेल बट टू डिवाइडेड टू सेल। तो अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन, इस सब में इंडिया को क्या फायदा होगा और इंडिया कहां स्टैंड करता है? इंडिया बहुत सही चल रहा है। इंडिया जो है वो अभी सब तरफ से अपना फायदा ले रहा है, और वही डिप्लोमेसी होती है। हम रशिया के साथ भी हैं, रशिया से भी व्यापार कर रहे हैं, रशिया से भी लाभ ले रहे हैं। इंडिया जो है वो सऊदी अरब के बहुत नजदीक है। मैं तो बार बार कहता हूं कि हो सकता है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर गल्फ के कंट्रीज को हो सकता है, और मैं चाहता हूं वो हो, इंडिया बन जाए, तो हम वहां से भी लाभ ले रहे हैं। हम जो है अमेरिका से भी लाभ ले रहे हैं, हम क्वाड से भी लाभ ले रहे हैं, हम चीन को भी काउंटर कर रहे हैं। तो हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। और जब मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है रोहित जी, तो फिर नेशनल इंटरेस्ट हर कोई देखता है, और वही हो भी रहा है। और एक बात मैं कहता हूँ, बड़ा खुल के कहता हूँ, मेरी बातें लोगों को बहुत कई बार अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम सब कुछ करते हैं, एथिक्स के और मॉरल्स के हिसाब से नहीं करते। ये चीजें तो अंग्रेजों ने सिखाई है। आप ये देखिए, ब्रिटिश राज से पहले मॉरलिटी कुछ ना कुछ तो दुनिया में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में होती थी, लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने ही सिखाया कि नहीं,
हम मोरालिटी को नहीं मानते, हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को मानते हैं। अब जब आप मानते थे उस समय, तो आज सब मानते हैं, और जब सब मानते हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। और कुछ चीजें और दिखाना चाहूंगा। एक काम करें अभी, तो इधर मैंने फोन, चूंकि नेट को इसलिए बंद कर रखा है, डिस्टर्ब करता फोन पर। मैं वीडियो डाला है, जो मुझे मिला है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा उसकी, मैं पुष्टि नहीं करूंगा उसकी वीडियो की, लेकिन मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा ऊपर जाकर। सबसे पहला वीडियो वही है कि ज़ेलेंस्की किस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल उनको डायरेक्शन दी जा रही है, एक्टिंग शुरू करो, एक्टिंग हो रही है, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या हो रहा है। राइट। लेकिन मैं पुष्टि नहीं करता उसकी। ओके, डन। थैंक्स अ लॉट गुलरेज जी। गुलरेज भाई, आपके साथ अच्छा जय हिंद। डिस्कशन रहा, और क्योंकि अगले 10 मिनट में आपको एक और चैनल ज्वाइन करना है, तो हमें वाइंड अप करना हमारी मजबूरी है। थैंक्स अ लॉट। उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक और डिस्कशन थैंक करेंगे। यू। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।